जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ के इस करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो भी रिसेंट न्यूज हुआ है वो सारे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। जो एसआई भर्ती वाले थे ना, जिनका मेंस एग्जाम था, वो पहले ना 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को ये मेंस का तिथि संभावित था, लेकिन अब उसको बदल के दिनांक 2, 3 एवं 4 नवंबर 2026 को कर दिया गया है। ये आपको एक सूचना था कि जिनका भी मेंस होने वाला है वो इन डेट पर ध्यान दें। जो पहले अक्टूबर में होने वाला था, अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 दिन का ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। 10 क्या, मेरे ख्याल से 24 है 2 तारीख, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 दिन का ही अंतर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से अपना प्रिपरेशन को करिए, ठीक है ना। चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ना भारत के गोल्ड मेडलिस्ट, अगर आप देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति है ना, उनका संबंधित खेल किस संबंध से ये खेलते हैं। जैसे लक्ष्य सेन, ये किससे हैं? तो बैडमिंटन से है। मीराबाई चानू, इसको तो आपको मालूम होगा, वेट लिफ्टिंग। अंतिम पघाल, ये रेसलिंग से है। निखत जरीन, ये बॉक्सिंग से है। अर्जुन बबूता, ये शूटिंग से है। मानिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से है। भारतीय पुरुष टीम हॉकी में जीती। यशवर्धन यादव जूडो में। दूती चंद एथलेटिक्स में। श्रीहरि नटराज, ये स्विमिंग में है, पुरुष के है ये। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। भारतीय महिला टेनिस लॉन बॉल्स में जो है इसमें जीती। रवि कुमार दलाल वेट लिफ्टिंग है। केविन बबूतो, ये साइकिलिंग के है। और साक्षी मलिक पैरा पावर लिफ्टिंग के में ये गोल्ड मेडल जीती है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेसलर और उनके नाम याद रखना है, ठीक है ना, कि वो किस खेल से संबंधित है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोकसभा ने पारित किया है सार्वजनिक परीक्षा जो संशोधन विधेयक 2026 है ना, अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए। अब ये अगर लागू हो गया, मतलब ये तो चलिए लागू भी हो गया है, लेकिन इसको फॉलो करें तब तो। ये किन किन एग्जाम पे है? तो ये है नीट के एग्जाम के लिए, यूपीएससी बैंकिंग परीक्षा एवं सार्वजनिक, जेईई, एसएससी, सीईओ और रेलवे की सारी परीक्षाओं में ये लागू होगा। स्टेट के बारे में जिक्र नहीं है। स्टेट में अभी भी खुलेआम धांधली हो रहा है, जितना भी आप झारखंड में ये सब देख ही रहे हैं, पूरा प्रोटेस्ट। तो जिस देश में एजुकेशन के लिए इतना बड़ा रूल लाना पड़ गया ना, आप समझ सकते हैं वहां का शिक्षा किस बवंडर में फंसा हुआ है। आप देखिए इसमें क्या है, इसको कौन पास किया है? तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में पास किया है विधेयक। केंद्रीय मंत्री को इसके द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन है। उद्देश्य क्या है? पेपर लीक, परीक्षा माफिया, साइबर अपराध और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। अगर ये जितना चीज लिखा है ना, अगर ये हो गया तो सही में एजुकेशन जो पेपर में धांधली चलता है ना, वो थोड़ा सा रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर सजा और जुर्माने के नए प्रावधान। व्यक्तिगत दोषी को 5 से 10 वर्ष तक का कैद एवं 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। संगठित अपराध व पेपर लीक माफिया में 7 से 10 वर्ष तक का उसको जेल हो सकता है। 10 करोड़ तक का जुर्माना। अधिकारी एवं सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो भी, उसको 10 वर्ष तक का अधिकारी को जेल, या सर्विस प्रोवाइडर पर ना 5 करोड़ तक का जुर्माना, या 8 वर्ष तक का ब्लैक लिस्ट। ये जो 5 करोड़ 3 करोड़ है ना, ये सब ये अरबों रुपए की कंपनी है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये धांधली करके दे देंगे। आपको क्या लग रहा है ये 5 से 10 वर्ष का वो होगा? आपको लगता है एक दिन में बाहर निकलना, मर्डर करके इंसान बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं ये कितना कानून पास होता है। चलिए ठीक है। जो इसका फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का काम क्या है? 2 माह में जांच पूरी करना, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाना, 3 माह के भीतर ट्रायल पूरा करना, और हाई कोर्ट में 30 दिन के भीतर अपील, और 3 माह में निपटारा करना। ये सारे कानूनों का लक्ष्य होगा। अब
ये कितना जेन्युइन होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि पेपर माफिया के पास थोड़ा सा अभी आप रिसेंटली 6 महीने में, क्योंकि अभी माहौल गर्म है, अभी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उस एग्जाम पर डट के करिए, उस पर कोई भी धांधली नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी सरकार चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों के दोनों डरी हुई हैं अभी, क्योंकि कोई भी कभी भी स्ट्राइक हो जा रहा है। इसलिए अभी ये सब चीजें बहुत अच्छा है, ये होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी स्वतंत्रता दिवस के एट होम कार्यक्रम की मेजबानी। ये एट होम कार्यक्रम क्या है, इसमें बेसिकली ना 4 स्टेट के 130 शिल्पकार जो कि पिछले 3 महीने से ना इस एट होम कार्यक्रम के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें मेनली 4 कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और एमपी। 130 शिल्पकारों की टीम बनाई गई जो ये एट होम कार्यक्रम में काम कर रही है। इसका डिजाइन कौन किया है, तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में हुआ है इसका, और जो भी संबंधित अधिकारी है वो लोग भी हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर की प्रसिद्ध लोहे की कला, ढोकड़ा व पिटवा शिल्प कला को इसमें आमंत्रित किया गया है। गोवा की एजुलेजो कला को भी निमंत्रण में शामिल किया गया है। इससे होगा क्या, देखिए ये न्यूज भी है, छत्तीसगढ़ की ढोकला ढलाई व पिटवा शिल्प कला एट होम कार्यक्रम में निमंत्रण किट में शामिल हुआ है। इससे फायदा क्या होता है, जो स्थानीय कलाकार होता है ना उसको एक ग्लोबल पहचान मिलता है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं ना, बट वो सही समय में सही अवसर ना मिलने के कारण वो पीछे हो जाते हैं। जबकि रियल में अगर देखा जाए ना तो गरबा से लाख गुना अच्छा राउत नाचा होता है जो गांव में चलता है। हम राउत नाचा को अपने स्टेट में प्रमोट ना करके गरबा को प्रमोट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक स्टेट का आप एक कलाकार को पीछे कर दे रहे हैं, जबकि वो कलाकार उस स्थिति में आगे आता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि गरबा जब कोई स्टेट कराता है ना तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च होता है, वही उसमें से 2% भी अगर हम किसी छत्तीसगढ़ के कलाकार को दे देंगे ना तो वो भूखे मरने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, ये सब चीजें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो कराया जा रहा है ये जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अब महिला पार्षद चुनी गई तो उसके पति या परिवार के दूसरे सदस्य उसके नाम पर काम नहीं चला सकते। आपने पंचायत को भी देखा है ना, तो उसमें जो प्रधान पति रहता है अब वो कल्चर खत्म हो गया है। नगरीय निकाय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने एक मंत्रालय, ये जो है विकास विभाग ने, इन्होंने एक अधिसूचना जारी किया है जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन पर प्रतिषेध। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि फीमेल चुनाव लड़ रही है, जैसे हमेशा रोटेशन पे चलता है, इस बार मेल होगा फिर अगले 5 साल बाद फीमेल होगी, तो जब फीमेल आती है ना तो वही मेल क्या करता है, अपने वाइफ को खड़ा कर देता है, जीत भी जाता है क्योंकि काम किया होगा तो जीत ही जाएगा, और उस वाइफ की जगह ना खुद ही काम करना चालू कर देता है, अपना खुद ही प्रधान या फिर सरपंच ये सब कहलाना चालू कर देता है। इससे होता क्या है ना कि जो महिला के लिए ये बनाया गया है कि वो भी काम सीखे, वो भी काम करे, वो नहीं कर पाती, वो घर के कामों में ही बिजी रह जाती है। उसको घर से काम से छोड़ के बाहर आप कैसे काम करते हैं उसको सशक्त बनाने के लिए ही ये रूल लाया गया है। ये अच्छा रूल है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, सभी नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दिया गया है। बहुत बढ़िया डिसीजन। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी हॉकी लीग। हर टीम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का हो सकता है शामिल। अगर आप देखेंगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के, नीदरलैंड के, ये सब खिलाड़ियों से बातचीत भी चालू हो गया है कि जब हॉकी लीग चालू हो तो आईपीएल के ही तर्ज पे ना हम हर एक टीम में कुछ 3 से 4 मेहमान खिलाड़ियों को भी शामिल करें, ताकि इसका एक बहुत अच्छा हाइप बने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये है हॉकी का
ये रायपुर हॉकी स्टेडियम, इस जगह पे छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए टीम का नाम और आयोजन की तारीख जल्द घोषित करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी संभागों के उत्कृष्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। ये कौन बोला है? अरुण साहू, जो कि डिप्टी सीएम भी है और युवा कल्याण मंत्री भी है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, श्रावण विशेष में केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है बस्तर में स्थित ये बाण सागर शिवालय। ये जो है ना 1000 वर्ष से इसमें शिव जी की पूजा होती है और आप देखेंगे करीब 1000 पहले छिंदक नागवंशी द्वारा बस्तर में बनाया गया था ये पुरातन शिव मंदिर, जो कि अभी किसके अंतर्गत में है? केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन पे है। आप देखेंगे इस जगह पर ना यहाँ 304 साल पहले तक बस्तर का राज परिवार यहाँ पूजा अर्चना पहुंचता था। अब यह शिवालय केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है। आप यहाँ जा सकते हैं। NH-30 मार्ग पर स्थित यह बस्तर के काकतीय राजाओं की राजधानी रही है, ठीक है। आपने सुना होगा बस्तर का जो सबसे बड़ा जो जगदलपुर जगह है, वहां पर एक तालाब है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उस तालाब का नाम क्या है? सबसे बड़ा तालाब है वो। ऐसी बस्तर का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है ना बाण सागर तालाब, उसी के किनारे ये मंदिर स्थित है। 304 साल पहले यहाँ के राज परिवार ने यहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ चलती थी, अभी भी चलती है। ये केंद्रीय पुरातत्व संग्रहण के अधीन पे आ गया है, ठीक है ना। इस जगह को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में अब ATM से मिलेगा राशन। ये जो वन नेशन वन राशन वन कार्ड है ना, इसी को बढ़ाते हुए रूप में ना ये डिसीजन लिया गया है। इस सुविधा का लाभ न केवल प्रदेश के राशन कार्ड धारियों तक नहीं, बल्कि वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों के राशन कार्ड धारी भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से यहाँ खाद्यान्न ले सकेंगे। इससे प्रवासी श्रमिकों और रोजगार के सिलसिले में राज्य में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। ये एकदम सही चीज हुआ है, क्योंकि देखिए क्या है, हर स्टेट में सारे स्टेट के लोग हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बंगाल से सब लोग यहाँ काम करते मिलेंगे। वैसे छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग हैं जो महाराष्ट्र जाते हैं, जो बंगाल जाते हैं, जो हर जगह प्रवासी श्रमिक रहते हैं। तो उनको भी ना क्या है, कभी भी वो गए और अपना प्रमाण जो उनका थंब है, प्रिंट है, ये सब देने के बाद वो अपना राशन ले ले। इसी सुविधा के लिए इसको बनाया गया है। इसका जो ATM की जो शुरुआत की है ना, ये खाद्यान्न मंत्री जो है दयाल दास बघेल, इन्होंने किया हुआ है इस जगह पर, ठीक है ना। 24 घंटे की सुविधा के साथ ये प्रदेश के पहले 3 अन्नपूर्ति ग्रेन ATM ये शुरू होगा। किस जगह पे? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में, ठीक है ना। ये अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। इसको लगभग सारे जिलों में ही क्या कर देंगे, पूरा लगाने का, इस ATM को पूरा लगाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब देखते हैं इस पे काम कैसे चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। बिजली कंपनी में 1235 पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन जारी हो चुका है। इस जगह पर आप देखेंगे ना, राज्य गठन के बाद कंपनी में सबसे बड़ी भर्ती है। जेई, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट के पदों पर भी आमंत्रित हुआ है। AE, JE सबके लिए इसमें पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी टाइप के हैं सब में इसमें है। लेकिन क्योंकि ये बिजली कंपनी है तो इलेक्ट्रिकल वाले का ही इसमें जो दबदबा है वो ज्यादा है। तो अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा आयाम दीजिए। आप देख पाएंगे ये क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि विद्युत आपूर्ति की बढ़ती मांग और 67 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन बढ़ाया जा रहा है। इससे सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र परिचारक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर और स्टाफ विधि विभाग, वित्त अधिकारी, सुरक्षा विभाग तक पद शामिल है। तो ये वाला चीज आप देख लीजिएगा, आप किस चीजों के लिए एलिजिबल है। ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है एक स्टेट में। बस इसमें कोई भी धांधली मत हो। सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई इसको मेरिट बेस पे लिया जाए। ये किसी भी नेता के बच्चे या फिर किसी पकड़ वाले बच्चे इसमें शामिल ना हो। अगर आपको लगता है तो भाई दूर हो जाए ये सब चीजों से, क्योंकि धांधली हुआ तो ये इतना बड़ा पेपर है ना कि ये अगर बच्चे निकल गए घर से तो पूरा का पूरा सरकार गिरा देंगे। ये CGPSC के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्निकल एग्जाम का पेपर होता है इंजीनियरिंग वाले लोग के लिए, और ऐसी रोजगार की कमी है और इस जगह पे आप कोई भी धांधली स्टूडेंट के द्वारा बर्दाश्त
पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 मेगा सिंचाई परियोजनाओं का रास्ता साफ। आपको मालूम है अभी पानी की बढ़ती किल्लत के कारण ना ये सिंचाई व्यवस्था कितनी जरूरी है। तो 3 कौन कौन से हैं? तो सीकासार कोडार जलाशय लिंक परियोजना, बस्तर संभाग की मटनार दरबार देरगांव परियोजना और रायपुर जिले की मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना की निविदा प्रक्रिया को न्यायालय से वैधता मिलने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता क्या हो चुका है, साफ हो गया। मतलब अब इसमें बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। 16,000 हेक्टेयर सिंचाई और 21 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। ये हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे क्या होगा, कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई करने के लिए अवसर मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, लिख रहे हैं 16,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्ग भिलाई में पहले दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, रायपुर को करना होगा इंतजार। ये न्यूज ऐसा इसलिए आया है क्योंकि आप देखेंगे ना कि 2024 में ही ये पूरा का पूरा चालू करने का दावा किया गया था, जिसमें 4 स्टेट को लिया गया था, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई और कोरबा। सॉरी, जिले को मैं स्टेट बोल दिया। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में मेनली ये चालू करने का प्रावधान था, जिसमें सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिक बस मिली थी ना, वो थी रायपुर को सबसे अधिक 100, बिलासपुर को 50, दुर्ग भिलाई को 50 और कोरबा को 40 इलेक्ट्रिक बसें प्रोवाइड करने का लक्ष्य था। लेकिन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। ये क्या है, हर सरकार का ये नीति होता है, अनाउंस कर देते हैं, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं होता। तो रायपुर में ना तो इसके ऊपर कोई डिपो बना, ना चार्जिंग स्टेशन बना, तो रायपुर पूरा का पूरा पछड़ गया। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है कि योजना में रायपुर पिछड़ गया। यहाँ ई बसों के संचालन के लिए ना तो आवश्यक डिपो और ना ही अन्य सुविधा जुटाई गई। जानकारी के अनुसार रायपुर में इस सुविधा के शुरू होने से 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। बाकी बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में ना ये सब अगले 3 माह में ये चालू हो जाएंगे, ऐसा सरकार का दावा है। अब देखते हैं कब चालू हो जाए, बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस संचालन की प्रक्रिया जारी है। दुर्ग भिलाई में डिपो व अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है। रायपुर में डिपो का निर्माण किया जा रहा है। ये आप देखेंगे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक करीब 25% ही कार्य पूरा हो चुका है। तो कम से कम रायपुर में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। राहत मिलेगा इससे पॉल्यूशन में और लोगों को भी राहत मिलेगा। रायपुर में से बस बहुत चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस होगा तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना, देखते हैं ये कब तक होगा। यह है छत्तीसगढ़ का प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कौशल फैब लॉन्च कर दिया गया है। ये यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि अभी विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो इस जगह पे आप देखेंगे ना तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ये सब हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया है। हवाई अड्डों पर हस्तशिल्प उत्पादों के शोरूम भी लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हथकरघा उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में देश के 5 प्रमुख हवाई अड्डों पर छत्तीसगढ़ के हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का शोरूम स्थापित किया जा रहा है। वही रायपुर के यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक विपणन मंच उपलब्ध कराया जाएगा। ये देखिए, इससे फायदा ये होता है ना, जो स्थानीय जो कारीगर होते हैं, जो हाथकरघा का जो हस्तशिल्प ये सब बनाते हैं, उनके लिए एक मंच तैयार हो जाता है जहां से वो अपना एक आवक निकाल सके। उसको बस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करता है, फंड करता है कि इस जगह को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो भी इनकम होगा आप रखिए उसको, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कारीगर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कारीगर की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी नहीं है ना। बस उसको क्या करना चाहिए, एक अच्छी सरकार हो जो दिखा दे, एक रास्ता दिखा दे। ठीक है ना, तो ये था आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जितना आप देखेंगे, जितना आप सीखेंगे, जितना आप डेटा को अपने पास में से गुजारेंगे, उतना आपको परीक्षा में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।